आवाज आ रही है संदीप? संदीप आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लियर है आवाज? जी सर। ओके। जो हमने उस दिन क्लास हम लोग का हुआ था वो उसका यूट्यूब चैनल पे भी है वो क्लास, और उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो यदि आप सुनते हैं और अगर बार बार लगातार सुनते हैं तो वो एक अलग तरह से मीनिंग्स निकल करके उसकी आपके सामने आएंगी। और वो DVNLT कॉलेज के उस पे ही है, तो आप लोग, अगर मैं लिंक सेंड कर दूंगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उसको। और बाकी क्लासेस भी जो रहेंगी वो क्लासेस भी हम लोग उस पर अपलोड करते चले जाएंगे। ठीक है। कोर्स जो है हम लोग का एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का है। ऑब्जेक्टिव फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। ठीक है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपसे जो उम्मीद की जाती है कि आप क्या अचीव करेंगे, वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की अच्छी समझ, कंसेप्ट यानी धारणा जो है, अवधारणा आप अच्छी तरह से उसकी समझेंगे, और एक्सप्लोर द पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसके इम्पैक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पैक्ट को आप समझ सकते हैं, और जो आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज है एजुकेशनल मैनेजमेंट की वो भी आप इसमें देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टडी कर रहे थे, और पिछले क्लासेज में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी डिस्कस किया था, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग का, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। द थॉट प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए लॉजिकल चॉइस। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसीजन वहीं पॉसिबल है जहाँ पर चॉइसेस अवेलेबल है। अगर चॉइस नहीं है तो डिसीजन का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है। तो जहाँ चॉइसेस अवेलेबल है तो सिलेक्टिंग अ लॉजिकल चॉइस। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तर्कपूर्ण। तर्कपूर्ण मतलब थॉट, विचार विमर्श करके, सोच विचार करके। चाहे तो विचार विमर्श आप दूसरों से करें या स्वयं आप उस चीज़ों को अगर एनालाइज करने में सक्षम है तो आप कर सकते हैं। ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है। जितने भी उपलब्ध ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को आपस में सोच करके, उनको विचार करके, और उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना। When trying to make a good decision, a person must weigh the positive and negative of each option. ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं किसी कंपनी के लिए, कोई एजुकेशनल कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो कोई भी डिसीजन जो होता है वो मौखिक नहीं होता है। यानी जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो प्रॉपर जितना भी है वो सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए, लिख करके आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें डिसीजन, हमने क्या लिया, डिसीजन लेने पे हमने कितना विचार विमर्श किया, वो सारी चीज़ें उसमें नोट रहती हैं। ठीक है। जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है पहले सबको लिख लीजिए,
फिर एक कॉलम बनाइए आप, उसके आगे पॉजिटिव्स, उसके आगे एक कॉलम बनाइए निगेटिव्स, ठीक है। और उन पॉजिटिव निगेटिव्स के आधार पर उनको, हर निर्णय को आप तौलिए, ठीक है। उस निर्णय को तौलने के बाद जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको टिक्स मिलते हैं, वो डिसीजन को आप चूज कर सकते हैं। For effective decision making, a person must be able to forecast the outcome of each option. एक तीसरा टेबल जो आप बनाएंगे उसका, वो किसका होगा, आउटकम का होगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दीज आइटम्स डिटरमाइन व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसमें आप लोगों ने देखा, आवाज क्लियर है आप लोग को, आ रही है? हाथ उठा दीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है? ओके ओके। संदीप ने केवल हाथ उठाया, बाकी पल्लवी को आवाज नहीं आ रही है? अमृतेश्वर आवाज आ रही है? हाथ उठा दें। अमृतेश्वर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करिए अपने को अमृतेश्वर, एक अनम्यूट बटन होगा देखिए, उसमें ऑन करिए। हो गया सर। आ गया? सर आ गया। आ गया है? आ रहा है। ठीक है। आप लोग कोशिश करिए कि जो अपने कैमराज हैं उनको ऑन रखें ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। और संदीप आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फोटोग्राफ जो है, क्लास चल रही है तो इस पर आप डाल दें, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो, हमने 4 चीजें देखी। कोई भी डिसीजन, अभी तक हम लाइफ में डिसीजंस जो लेते थे उस पे इस तरह से डिसीजंस नहीं लेते थे, लेकिन अब हम क्लासरूम में डिसीजन लेना सीख रहे हैं। तो लाइफ में जब भी डिसीजंस आपको लेने की बारी आएगी, महत्वपूर्ण निर्णय, आगे आप देखेंगे जब टाइप्स ऑफ डिसीजंस में, उसमें आप देखेंगे कि सभी निर्णयों के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए शाम को आपको आलू खरीदना है, तो उसके लिए आलू खरीदने के लिए आपको इतना टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि आप टेबल बना रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव लिख रहे हैं, उसका आउटकम लिख रहे हैं और सब आइटम को डिस्कस कर रहे हैं। आलू खरीदना आप खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में उसमें इतनी एनालिसिस आवश्यक है, ठीक है। दिव्या आवाज आ रही है? दिव्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दिव्या अनम्यूट करिए अपने को। दिव्या आवाज आ रही है? दिव्या हाथ उठाइए। दिव्या का आवाज नहीं आ रही क्या? तब भी क्या देख रही है वो कैमरे में? ये फोटो लगा के हाँ, आवाज आ रही है दिव्या? सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर। कितने लोग हैं जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा दीजिए, कैमरे के सामने हाथ उठा दीजिए जिसको आवाज नहीं आ रही है। केवल दिव्या का हाथ उठा है, बाकी सबको आ रही है आवाज? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने ईयरपॉड चेंज कर दिया, हो सकता है अब आ रही हो आपको आवाज। बाकी आरजे आलोक कहाँ है? आरजे आलोक, आलोक ठीक है। अगर किसी के पास वो संदेश का माध्यम, तो आरजे आलोक को एक मैसेज करिए कि प्रकट हो। तो डिसीजन मेकिंग में आप लोगों ने देखा कि 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स आपको लेने हैं। पहला, तो जो महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेने जा रहे हो उसको आप नोट करोगे कि हाँ 1 नंबर ये डिसीजन है, मुझे लेना है। दूसरा, एक पॉजिटिव का कॉलम उसके आगे बनाएंगे आप,
एक निगेटिव सा कॉलम बनाएंगे। उस निर्णय को लेने में क्या सकारात्मकता आएगी, क्या नकारात्मकता आएगी, वो लिखेंगे। तीसरा जो कॉलम आपका बनेगा वो फोरकास्टिंग का होगा, उस निर्णय लेने के बाद परिणाम क्या होंगे। अगर ये 4 काम आप करते हैं, इस 4 काम की मदद से आप निर्णय लेना सीख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइफ में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिनके परिणाम होते हैं, वो निर्णय लेने में आप धीरे धीरे स्किल्ड होते जाएंगे और आपके डिसीजंस इतने अच्छे होते जाएंगे। आपको पता है कि जैसे डिसीजंस वैसे परिणाम, जैसे डिसीजंस वैसे परिणाम। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है डिसीजन के बारे में इतना कुछ सोचना समझना। ठीक है, तो फिर से एक बार आप देख लीजिए डिसीजन के बारे में। एक चीज कि अगर आपके पास जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपको चॉइसेस को लिखना है। राइट डाउन ऑल द चॉइसेस विच आर अवेलेबल टू यू। ठीक, 1 2 3 4 5 6 जितने भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है वो सारे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सबको नोट डाउन कर लिया। ऑप्शंस लिखने के बाद उनके आगे पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स, इन दोनों को लिख लिया। तीसरा कॉलम बनाया फ्यूचरिस्टिक आउटकम्स क्या होंगे उसके, उनको नोट कर लिया। और फिर डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट इफेक्टिव 8 प्रैक्टिसेस। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स लाइफ में। अच्छा, स्टीवन कोवी की बुक किसी ने पढ़ी है? 7 हैबिट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स। एक बुक आई है 7 हैबिट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। स्टीवन कोवी बहुत ही फेमस मैनेजमेंट के राइटर हैं और उनकी किताब दुनिया में मुझे लगता है मैनेजमेंट की 1 नंबर पे, दुनिया में जितने भी किताबें लिखी गई हैं उसमें 1 नंबर पे ये पुस्तक है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स में उसमें आपको 1 नंबर पे ये मिलेगी। ठीक है, और ये किताब आपको क्या करती है, उन 7 हैबिट्स के बारे में बताती है जो किसी भी व्यक्ति को, यदि वो अपने जीवन में शुमार कर लेता है, अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो वह सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति अपने फील्ड में बन सकता है। सक्सेसफुल होने का बहुत सारा मतलब है, सक्सेस के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। और सक्सेस का सबसे पहला जो मतलब होता है वह किसी भी लिए गए निर्णय को, किसी भी हाथ में लिए गए काम को जब व्यक्ति सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसको सफल कहा जाता है, सक्सेसफुल कहा जाता है। सफलता का अर्थ फॉर्च्यून यानी पैसे से भी लगाया जाता है, सफलता का अर्थ प्रेम में भी लगाया जाता है, सफलता का अर्थ जीवन की उपलब्धियों में लगाया जाता है। बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सफलता का एक सबसे कॉमन अर्थ है, वो है कि आप जो भी चीज अपने हाथ में लेते हैं उसको सक्सेसफुली आप कंप्लीट करते हैं। और अगर आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो ये माना जाएगा कि यस यू आर सक्सेसफुल। तो पीटर ड्रकर ने 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस को बताया है। ठीक है, कि सबसे पहला है व्हाट्स नीड टू बी डन, क्या करना है। डिसीजन लेते समय आपको ये ध्यान में रखना है व्हाट्स नीड टू बी। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं और ये स्कूल सेटिंग में, कॉलेज सेटिंग में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कि हर महत्वपूर्ण व्यक्ति पर, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्ति को जो स्कूल या कॉलेज में है, वह सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है इस परिस्थिति में। कोई परिस्थिति आएगी जहां आपको निर्णय लेना होगा, तो उस परिस्थिति में क्या करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको जो निर्णय लेना होगा या दूसरा प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना होगा कि जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उस संस्थान के लिए क्या उपयुक्त होगा, क्या किया जाना चाहिए। जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं वह आपके संस्थान को कैसे प्रभावित करेगा।
तीसरा प्लान क्या है कि दे डेवलप्ड एक्शन प्लान्स। एग्जीक्यूटिव क्या है, ऐसे प्लान्स डेवलप करते हैं, एक्शनेबल प्लान्स डेवलप करते हैं। एक्शनेबल प्लान बताने की आवश्यकता नहीं, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्शनेबल प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनके स्टेप्स डिसाइड होते हैं, जिनके आउटकम्स डिसाइड होते हैं, और हमको पता है कि हाँ इस रास्ते पर चलेंगे, ये प्लान होगा हमारा, तो हमको सक्सेस इस रास्ते से मिलेगी। दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। कोई भी सफल एग्जीक्यूटिव, कोई भी सफल प्राचार्य, कोई भी सफल मैनेजर, कोई भी सफल प्रबंधक, कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, वह जो निर्णय लेता है वह उस लिए गए निर्णय के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वह क्या ऐसा नहीं है कि अगर कोई निर्णय गलत होता है तो ये नहीं कि अपनी टीम पर थोप दे कि नहीं गलती हमारी, ऐसे नहीं टीम की। वह निर्णय जब भी लेगा तो वो निर्णय अपने ऊपर लेगा, अपने ऊपर विश्वास करके लेगा, और अगर वो निर्णय उसका गलत भी होता है तो भी वह स्वयं पर जिम्मेदारी लेगा गलत होने की स्थिति में, और सही होने की स्थिति में क्या करेगा, सबको क्रेडिट देगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेता है, डिसीजन भी सारे लेता है, फेलियर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देता है। जब भी सक्सेस के लिए उसको, क्योंकि सक्सेस के लिए मान लीजिए हमारे टीम में 20 सदस्य हैं, तो 20 को पकड़ पकड़ के सक्सेस के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाएगा। वह जो प्रमुख होगा उसी को धन्यवाद मिलेगा, लेकिन वह तुरंत इस बात को कहेगा, एक्नॉलेज करेगा कि मेरी सक्सेस का श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस जो प्रेज मिला है, जो प्रशंसा मिली है, वह उसको किस रूप में अपने ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिकेटिंग। कोई भी कम्युनिकेशन, आपको पता है कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा और संदीप का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, ठीक है। अब संदीप कहे हमको न्याय चाहिए, और संदीप न्याय लेने के लिए कोर्ट में पहुंच गए, तो कोर्ट में क्या करेगा, कोर्ट संदीप से भी पैसा लेगा, हमसे भी पैसा लेगा, दोनों के वकील खुश हो जाएंगे कि बहुत बढ़िया, दो लोग न्याय मांगने आ गए, ठीक है। और फिर दोनों वकील आपस में दोस्त होते हैं, फिर वो आपको सालों तक उलझाए रखते हैं। वो कोर्ट में ऐसे फाइट करेंगे जैसे लगेगा एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन बाहर निकल के जो है वो एक ही जगह बैठ करके और अपना सारा चीज डिस्कस करते हैं, सारे लूप होल्स, प्लान्स, और इस तरह से आप देखते हैं कि सालों साल लग जाते हैं और किसी भी मुकदमे का फैसला नहीं होता, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है। वो तारीख पे तारीख इसलिए मिलती क्योंकि दोनों वकील जो आपके और मेरी तरफ से लड़ रहे थे और जज, ये तीनों एक साथ बैठ करके एक ही छानी के नीचे चाय पकौड़ी खाते हैं। तो जब एक ही छानी के नीचे चाय पकौड़ी खाएंगे बैठ के, कहीं मड़ई में चाय पकौड़ी खाएंगे कचहरी में, तो आप सोच सकते हैं कि उसका फैसला होगा कभी? तो केवल तारीख पे तारीख ही मिलेगा, फैसला नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, तो हम क्या करेंगे, संदीप को न्याय चाहिए, मुझसे मान लीजिए मुझे भी न्याय चाहिए, तो हम संदीप और हम दोनों लोग मिल करके पहले आपस में बैठेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, संदीप से कोई गलती होगी तो संदीप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस संदीप का कोई नुकसान हुआ तो हम भरपाई कर देंगे, हमारा कोई नुकसान हुआ तो संदीप भरपाई। इस तरह से हम क्या करेंगे, बिना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के हम जल्दी से न्याय पा सकते हैं। एक दोनों लोग खुश हो गए, न्याय हो गया। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार लोग उनको माना जाता है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी पिछले दिनों एप्पल और सैमसंग आपस में, दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं मोबाइल की, दोनों भिड़ गई आपस में। एप्पल ने कहा मेरा सॉफ्टवेयर चुरा है, सैमसंग ने कहा मेरा सॉफ्टवेयर चुरा है। उसके बाद ये दोनों लोग कोर्ट में गए अमेरिका में, तारीख पे तारीख शुरू हुआ इन लोगों का। तो उसमें कोई समझदार मैनेजर था, उसने कहा सर ऐसे तो तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, ऐसे तारीख पे तारीख चलती भी रहेगी, अब क्या किया जाए? तो उसने कहा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बड़ा बुद्धिमान, गांधी जी भी इसी बात को कहते थे कि हमारे गांव की न्याय प्रणाली, भले ही उसको बहुत खराब रूप में देखा जाता है या पिक्चरों में बहुत खराब रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हमारे गांव में न्याय की जो प्रणाली थी, या आज भी है बहुत सारे गांव में, कि अगर भाई जाहिर सी बात है, एक नाली है और गांव में कहीं म्यूनिसिपैलिटी तो है नहीं,
म्यूनिसिपैलिटी गांव में होती नहीं, तो हमारी नाली जाहिर सी बात है आपके दरवाजे के किनारे से बहेगी, और आपकी हमारे से तो नाली लेके दुनिया में जितना इंडिया मुकदमा है उसमें 80% मुकदमा नाली को लेके है। और मैं दूसरे को क्या कहूँ, मेरे घर खुद ही 5 मुकदमा नाली को लेकर के है। मैं ये बात आपसे कह पा रहा हूँ, आपको आपसे ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उन नाली के मुकदमे का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, कि वो नाली के मुकदमे हमारे यहाँ पिछले 30-40 साल से लड़े जा रहे हैं। ठीक है, नाली वैसे ही बह रही है, नाली को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन उस नाली को लेकर के हमारे चाचा, दोनों पड़ोसी चाचा जो है, वो एक ही साथ एक ही टेम्पू पे बैठ करके जाते हैं कचहरी। दोनों अपने वकील को 50-50 रुपया देते हैं, और फिर वो वकील 10-10 रुपया मुख्तार को देता है, मुख्तार उनको अगली तारीख दे देता है। फिर 4 बजे तक वो कचहरी में रहते हैं, वकीलों की गप सुनते हैं, शाम को भूजा चाय खा के फिर घर वापस लौट आते हैं, और घर आके बताते हैं कि हम मुकदमे गए थे। ठीक है, अब मुकदमा जो है तारीख फिर मिल गया है। तो ये चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है, और वो नाली भी बहती रहती है और मुकदमा भी चलता रहता है। अब क्या होता है, जब बहुत विकट स्थिति हो जाती है तो गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आपस में बैठते हैं और वो कोई अच्छा हल निकालते हैं। ठीक है, मैंने तो सबसे अच्छा उन लोगों को हल बताया था कि आप एक जो है पिट बनवा लीजिए। ठीक है, जिसको सैंड पिट बोलते हैं, और सैंड पिट जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम नया आया है टेक्नोलॉजी का। मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप टेक्नोलॉजी की बात कहेंगे, आपको एक ही बात कह के किनारे कर दिया जाएगा कि बहुत पढ़े लिखे बन रहे हैं, इनका बात सुनने की जरूरत नहीं है, इनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े हैं किताब में। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों को गांव में बहुत ज्यादा सीरियसली, मैंने अब तो थोड़ा लिया जाने लगा है, लेकिन पहले बहुत कम लिया जाता था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। अभी भी चाहे दो देश पड़ोसी आपस में लड़ रहे हों, उनसे भी यही कहा जाता है कि द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स इज टू गो थ्रू द प्रॉपर म्यूचुअल कन्वर्सेशन एंड टॉक। दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। अमेरिका कहता है मैं आप दोनों लोग के बीच में वार्ता कराऊंगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं, भारत कहता है, पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका की मदद चाहिए, लेकिन भारत कहता है ये हमारा आंतरिक मामला है। तो आप कभी भी अपने आंतरिक मामले में किसी तीसरे को, आपने वो कहानी सुनी होगी, 2 बिल्लियां रोटियों के लिए लड़ रही थी और एक बंदर जो था वो आया और उसने जो है क्या, तो कहने की आवश्यकता नहीं, जातक कथाएं ऐसी तमाम हमने सुनी है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का अर्थ ये है कि सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल, मैनेजर, जिसको कम्युनिकेट करने नहीं आता है। कम्युनिकेशन की बड़ी क्राइसिस है इस दुनिया में, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर आदमी किसी न किसी तरह से जजमेंटल है। वो मैं संदीप को जानता नहीं हूँ, मैं संदीप से मिला नहीं हूँ, लेकिन संदीप को जैसे मैंने देखा, मेरे मन में संदीप के प्रति धारणा बन जाती है। संदीप ऐसे होंगे, संदीप वैसे होंगे, संदीप ये करते होंगे, संदीप। अब एक्चुअली संदीप क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन धारणा, जजमेंट मेरे दिमाग में पहले आ गया। मानव का स्वभाव है, वो उसके पुराने अनुभव उसके दिमाग पे इस कदर हावी हो जाते हैं कि वह किसी को भी देख करके धारणा बना लेता है। आप पढ़ने के लिए जब कहेंगे धारणा बनाइए, कंसेप्ट बनाए, तो नहीं बनाता है, लेकिन जैसे किसी को देखेगा खट से धारणा बना लेगा। तो वो चीज है कि मैंने देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की वजह से होती है। इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज रादर देन प्रॉब्लम। 2 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए लाइफ में हमेशा, कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं या आप सोल्यूशन का हिस्सा हैं। आपका दिल, आपकी आत्मा, अंतरात्मा, जो भी आप इसको कहते हो, मन की आवाज, ईश्वर की आवाज, जो भी आप कहते हैं, वो अंदर से एक आवाज आएगी कि आप सोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं कि आप प्रॉब्लम, यानी जो काम आप कर रहे हैं उससे आप किस तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे हम ही लोग के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको अगर आप कोई सोल्यूशन उनसे मांगे तो उस सोल्यूशन देने की बजाय वो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। सोल्यूशन तो कहीं बहुत पीछे छूट गया, ना तो सोल्यूशन देंगे लेकिन एक नई और बड़ी समस्या लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी भी लाइफ में ना तो अपने सक्सेसफुल होते हैं, ना तो किसी दूसरे को सक्सेसफुल होने देते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप
किसका हिस्सा है, प्रॉब्लम का हिस्सा है या सोल्यूशन का हिस्सा है। ये अगर आप समझ जाते हैं इस चीज को, तो आप देखेंगे कि आपका दिल खुद ही कहेगा कि यार प्रॉब्लम का हिस्सा मत बनो, सोल्यूशन का हिस्सा बना। क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सोल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ता है, प्रॉब्लम का नहीं। ठीक है। और आपको पता होगा कि दुनिया में ईश्वर को छोड़ करके कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। पुनः मैं एक बार दोहरा दूं, दुनिया में ईश्वर को छोड़ करके कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि हर चीज के अपोजिट्स होते हैं। अपोजिट्स का मतलब सुख का अपोजिट दुख है, गर्म का अपोजिट ठंडा है, लाभ का हानि है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये चीजें स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होती हैं। ठीक, दोनों चीजें। तो उसी तरह से समस्या को कहा जाता है कि समस्या का दूसरा सिरा जो होता है वह होता है समाधान। ठीक है। तो समस्या और समाधान स्ट्रेट लाइन में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति सही समस्या को पकड़ लेता है वह सही समाधान तक पहुंच सकता है। तो जब दुनिया में ईश्वर को छोड़ के कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी है जिसका हल नहीं है? बताइए, क्या दुनिया में आपको ऐसा लगता है? संदीप बताइए, कोई ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं है? हल तो है सर, कोशिश करें तो हल निकल जाए। हल हल है। कोशिश करने को नहीं, मैंने सिर्फ दो बातें आपसे कही। पहले मैंने कहा कि ईश्वर को छोड़ करके कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जी सर। यानी ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वह स्वयं है, अपने स्वयं होने का कारण भी है और अपने स्वयं होने का कार्य भी। तो ईश्वर को किनारे कर। अब आता है दुनिया में क्या, और जब कोई और चीज एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके अपोजिट्स होंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। होते हैं। तो जब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, समस्या समाधान से स्ट्रेट लाइन में जुड़ा होता है। जब हमें पता है कि समस्या है तो हमें तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, समाधान भी है। हाँ ठीक है, अभी तत्काल हमको दिख नहीं रहा है, अभी तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉ ऑफ अपोजिट्स ये बताते हैं कि अगर समस्या है। आलोक, आपका स्वागत है। आलोक ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, अभी अनम्यूट हो पा रहे हैं। ठीक। तो मैं यही कह रहा था कि दुनिया में केवल अगर ईश्वर को छोड़ दें जो एब्सोल्यूट है, तो उसी तरह से बाकी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल एक पक्षी हो। हर चीज के दो पक्ष होते हैं। समस्या और समाधान स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कोई समस्या है तो काल्पनिक रूप से आप ये तुरंत समझ सकते हैं कि हाँ, उसका समाधान भी होगा, और उसको खोजने में जुट जाइए, क्योंकि नियम यही कहता है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि हर चीज सब चीज का अपोजिट्स होता है। ठीक है। कोई भी चीज, जैसे एक छोटी सी स्केल है, यहाँ पे मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये स्केल के दो सिरे हैं। अगर मैं इसके एक सिरे को, ऐसे सोचिए, मैं एक सिरे को खत्म करता चला जाऊं, काटता चला जाऊं इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब मैं इसका दाहिने वाला हिस्सा काटूंगा, आखिरी पीस, तो उसका बाएं वाला हिस्सा भी अपने आप कट जाएगा। सही है? बिल्कुल सर। यानी एब्सोल्यूट कोई भी चीज नहीं, हर चीज के दो सिरे होते हैं। उसी तरह से जैसे ये स्केल है, अगर इसका एक सिरा समस्या है तो दूसरा सिरा समाधान होगा। हम अभी समस्या को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करें तो हम समाधान को भी देख सकते हैं। और हाँ, हो सकता हो कि अभी तुरंत हमें समाधान न मिल जाए, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना एक बीमारी आई है, पूरी दुनिया पिछले 8-10 महीने से त्रस्त है। लेकिन वैज्ञानिकों को एक सेकंड भी ये डाउट नहीं हुआ कि कोरोना का कोई समाधान नहीं होगा। एक सेकंड के लिए, जैसे कोरोना आई उसकी दवाई खोजने में जुट गए, क्योंकि पता है, नियम यही कहता है कि अगर कोरोना है तो उसकी दवा भी है। अब उस दवा तक पहुंचने में हमें कितना समय लग रहा है, यही बस केवल फैक्टर की बात है। हम दवा आज नहीं तो कल ढूंढ लेंगे, और हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो ये काम कैसे शुरू किया, यानी फ्यूचर में वेंचर करने के लिए हमारी कल्पनाशीलता जो है हमें मदद के रूप में आती है हमारे सामने, वो हमें मदद करती है। क्योंकि नियम ये कहता है, और ये नियम मनुष्य का बनाया नहीं है, ये नियम मनुष्य का बनाया नहीं है। ये पेंसिल के दो सिरे हैं,
ये मनुष्य का बना, ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज का जो है दो सिरे होंगे, सुख का दुख होगा, हानि का लाभ होगा, और जीवन का मरण होगा, और फिर मरण का जीवन होगा। तो इसी तरह से दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके अपोजिट्स हैं। और अगर आप इनको समझते हैं तो कोरोना है तो स्टेट लाइन में उसका समाधान भी है, उसका इलाज भी है, बस हम ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो लगभग पहुंच गए हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बस पहुंचने वाले हैं, कुछ देश ऐसे हैं जैसे भारत है जिसमें कह रहे हैं कि हाँ खोजा जा रहा है, अभी काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट में नहीं है कि नहीं ढूंढा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान अगर आप ढूंढ लेते हैं वही उसका अवसर है। अब सोचिए कोरोना की जो वैक्सीन ढूंढ लेगा, लगे तो सब है, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन ढूंढ लेगा वो दुनिया का कितना धनी आदमी बनेगा बताइए, अंदाजा है आपको? 7-8 बिलियन की पॉपुलेशन में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ये कहेगा कि हम कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो सारी दुनिया के सभी देश, यानी वो प्रॉब्लम को सर नहीं पीट रहे हैं कि कोरोना 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 और तमाम तरह का ऐसा उसका रोना नहीं रो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि मालूम है जिसने भी उस कोरोना के, और वही तो छोड़ दीजिए वैक्सीन तो भी बहुत दूर का, कितने लोग इस कोरोना में मास्क बेच के धनी हो गए। अभी जितने भी बैंक रोड और विजय चौराहे पे जितने भी चश्मा और घड़ी बेचते थे वो सब मास्क बेच रहे हैं अलग अलग तरह के, और वो मास्क बेच बेच करके 10 रुपए का मास्क 200 रुपए में, फिर अभी तो बहुत सस्ता हो गया 80 रुपए 60 रुपए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा उस मास्क को बनाने में जो कीमत आई है वो मुझे लगता है कि 5 रुपए भी नहीं आई है, जो मास्क को 100 रुपए 150 200 में बेचा जा रहा है। कहने का अर्थ क्या है, इन लोगों ने समस्या को देखा और समस्या से निकलने वाले अवसर को देखा कि बिजनेस कहाँ है, क्या बना। मैं तो दंग रह गया देख कर कि हर आदमी आज मास्क बेचने पे लगा हुआ है, सबको मास्क बेचना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को देख रहे हैं और प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी तलाश करके अपना, तो यही काम करता है एक सक्सेसफुल मैनेजर होगा या प्रिंसिपल जो भी होगा, वो देखेगा कि समस्या में समाधान कहाँ छुपा है और उस समाधान से वह क्या कर सकता है, ठीक है। दे रन प्रोडक्टिव मीटिंग, और मीटिंग आपको पता है डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मीटिंग्स का मतलब क्या होता है, मीटिंग्स का मतलब होता है कि कई सारे ब्रेन एक साथ बैठते हैं। मीटिंग में क्या होता है, 4-6-10 लोग इकट्ठे होते हैं, वो 4-6 लोग 10 लोग मिलकर के अपनी बातों को किसी पॉइंट पे रखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, दूसरे की बातें। ये क्या होता क्या है इस मीटिंग्स में, मीटिंग्स में क्या होता है, नई चीजें उभर करके आती हैं, किसी के मस्तिष्क से समस्या आएगी और किसी के मस्तिष्क से समाधान। इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। एक साथ बैठ गए, समस्याओं को समाधान को हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि हाँ वो मीटिंग एक प्रोडक्टिव मीटिंग होती चली जा रही, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है, आप देखिए 8वां पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये पॉइंट ये कहता है, ठीक है, कि दे थॉट एंड सेड वी रादर देन आई, क्योंकि कभी भी सफलता केवल एक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम नहीं होती। कोई भी सफलता, उसमें बहुत सारे लोगों को दृश्य और अदृश्य बहुत सारी चीजों का सपोर्ट रहता है, तब व्यक्ति सफल होता है, ठीक है, या संस्था सफल होती है, या कोई बड़ा काम होता है, ठीक है। इस सफलता के लिए उसको पता होता है कि वह स्वयं केवल जिम्मेदार नहीं है, वह पूरी टीम उसके लिए जिम्मेदार है और वो सबको श्रेय देता है। इसलिए वो जब भी बात करता है तो हम कह के बात करता है कि हम सब ने ऐसा किया, हम सब ने, ये नहीं कहता कि मैं, ठीक है। तो मैं करने से क्या होता है, आपको ये आता है कि आप इगोइस्टिक हो रहे हो, इगोटिस्टिक हो रहे हो, आपकी टीम आपके ऊपर विश्वास खोती जाती है। इसलिए कभी भी आप मैं नहीं करेंगे, ठीक है, बकरी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक। मैं करने लगे, बकरी का काम है ना मैं करना, ठीक है। कुछ भी कहिए, बकरी का एक ही जवाब होता है मैं, ठीक है। तो बकरी नहीं बनना है आपको। आप संस्था रन कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप संस्था रन करेंगे, तो अब हम कहना सीखेंगे और सबको क्रेडिट देना सीखेंगे। और ड्रकर ने देखिए इसमें लिखा भी, द फर्स्ट 2 प्रैक्टिसेस गिव देम द नॉलेज दे नीडेड। पहले 2 प्रैक्टिस में क्या करना है और क्या इंटरप्राइज यानी जिस संस्था के लिए हम कर रहे हैं उसके लिए क्या अच्छा होगा, इसका ज्ञान देता है। द नेक्स्ट 4 हेल्प देम कन्वर्ट दिस नॉलेज इनटू इफेक्टिव एक्शन। अगले 4 जो है यानी
एक्शन प्लान, डिसीजन, कम्युनिकेशन और सीइंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। ये 4 इनको देता है इफेक्टिव वर्केबल नॉलेज। एंड द लास्ट टू इंश्योर दैट द होल ऑर्गेनाइजेशन फील रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। बहुत ही शानदार ये 8 पॉइंट है, अगर आप नोट करो, इसको फॉलो करो तो डे टू डे लाइफ में तो हमको हेल्प करता ही है, आगे के लास्टिंग करियर में, आगे के फ्यूचर में भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्प रूप में आएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ डिसीजंस की बात आती है, अगली चीज जो हमें पढ़नी है उसमें टाइप ऑफ डिसीजंस है। उसमें प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, मेजर, माइनर, ऑपरेटिव, पर्सनल, ग्रुप, डिपार्टमेंटल, नॉन इकोनॉमिक, क्राइसिस, प्रॉब्लम डिसीजन, सर्टेनिटी डिसीजन, अनसर्टेनिटी। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है केवल अंडर समझने के लिए कि क्या क्या ऐसे टाइप्स हो सकते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के जिनको हमको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजन देखिए, प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, लगातार लिए जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड और रूटीन डिसीजन, ये प्रोग्राम डिसीजन के अंतर्गत आएंगे। इनमें रोज सोचने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, आपको एक बार डिसीजन ले लिया कि कौन आके ताला खोलेगा सुबह, ठीक है, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन गमला रंगेगा, कौन पौधे में पानी डालेगा, ये सब रूटीन वो है, डिसीजंस है, ये एक बार डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इस शरीर को देख लीजिए, प्रोग्राम डिसीजन हमने कहाँ से सीखा है? प्रोग्राम डिसीजन हमने शरीर से सीखा है। सबको पता है किडनी अपना काम करेगी, लीवर अपना काम करेगा, हार्ट अपना काम करेगा, दिमाग अपना काम करेगा। अब रोज अगर यही डिसीजन लेना हो कि आज आज किडनी का काम कौन करेगा, लीवर कहे आज हम करेंगे, किडनी कहे कि आज हम लीवर का काम करेंगे, और लीवर कहे कि हम आज ब्रेन का काम करेंगे, तो ये शरीर का तो सत्यानाश होना तय है। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजन इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी संस्था प्रयास करती है कि उसके मैक्सिमम डिसीजंस जो हों, रूटीन डिसीजंस, वो प्रोग्राम्ड हो जाए ताकि रोज क्लैश ना हो। फर्स्ट, अब जैसे अपने कॉलेज में है 3 स्टोरी है, ठीक है, और 3 स्टोरी में सबका काम बटा हुआ है। नीचे वाला तल्ले पे काम कौन करेगा, सफाई झाड़ू, बीच वाले पे कौन करेगा, ऊपर वाले पे कौन करेगा। पहले क्या था, बटा नहीं था, तो सबसे होशियार जो हमारा एक कर्मचारी है, नाम नहीं लूंगा, वो अपना एक छोटा सा रुमाल उठाता था, नीचे झाड़ना शुरू कर देता था, 2-4 कुर्सी झाड़ उड़ करके उसके बाद फिर बैठ जाता था। तो उससे पूछा था क्या किए, तो कहा सब काम वाम कर दिए हैं आज। तो उसको हम लोग सबसे ऊपर लगाया, पहले पहले जाओ, ये बहुत मस्ती करता है बैठ करके। ठीक है, तो ये रूटीन और प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं जिनमें आपको डेली बहुत ज़्यादा एनर्जी और ये इनकी क्या खासियत होती है, फ्रीक्वेंट और रिपीटेटिव होते हैं, डेली काम करना है। तो डेली होता क्या है, हम बहुत बार बहुत सारा समय डिसीजन लेने में लगा देते हैं। जैसे जिसको लाइफ में सेट नहीं है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो रोज सुबह उठ के अपने आप से एक ही प्रश्न करता है, आज मैं क्या करूंगा, और बहुत सारा समय, एनर्जी इसी को सोचने और समझने में वेस्ट कर देता है। बहुत बार मैंने देखा लोगों को पढ़ने में, मतलब 5-6 पेपर अगर पढ़ना है एमएड के लिए, तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या पढ़ेंगे अंतिम के महीने तक, लास्ट मंथ तक ये डिसीजन नहीं हो पाता है कि कौन सा पेपर पढ़ेंगे। अंतिम में आनंद फानंद में कोई एक विद्यार्थी तो अपने दोस्त से पूछा तुम क्या पढ़ रहे, तो कह रहा मैं यही पढ़ रहा हूँ, तो कहेगा हाँ मैं भी यही पढ़ूंगा, चाहे उसकी रुचि है चाहे नहीं है, लेकिन देखा देखी में वो भी उसी में जंप मार देगा। तो इन डिसीजन की स्थिति बड़ी खराब सी होती है। इन डिसीजन की स्थिति आप समझ लो कि आप एक रोड पर से कार लेकर के जा रहे हो और रोड के ठीक बीचों बीच एक पोल है या डिवाइडर है, आगे रोड डिवाइड हो रही है और आपके पास थोड़ा ही समय है डिसीजन लेने के लिए, या तो आप दाएं जाओ या तो बाएं जाओ, माने आप निकलो। अगर आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो कि दाएं जाए कि बाएं जाए, तो आप क्या करोगे, यू विल कोलाइड विद द डिवाइडर, आप डिवाइडर पर भड़ से ले जाके चढ़ जाएंगे। ऐसा आप देखते हैं, होता है लाइफ में, देखे हैं। जब रात में आदमी, बहुत सारे लोग हैं जो अगले दिन मुझे जिनका हाथ पैर टूटा हुआ मिलता है, ठीक है, तो पूछने में बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जब पूछा जाता है कि आपका एक्सीडेंट क्यों हो गया था, तो ये नहीं बताएंगे कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया था, वो ये बताते हैं कि गाड़ी जा रहे थे गिर गए। जब गहराई में जांच की जाती है, छानबीन किया जाता है, तो पता चलता है कि वो पिए हुए थे, और पिए हुए थे तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाए कि डिवाइडर के दाएं से जाना है कि बाएं से जाना है, और जितना देर में वो डिसीजन लेते तब तक डिवाइडर पे ठुक चुके थे, वो उनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो जब
कोई भी इस तरह का नशीला पदार्थ व्यक्ति सेवन करता है तो वह उसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देता है और वह निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए वो क्या करता है, बीच में कोलाइड कर जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं, इनके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिए, अब रोड पे अगर आप भिड़ गए तो अगर हाथ पैर टूटा तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो गया, 6 महीने के लिए भी आपको प्लास्टर लग सकता है। लेकिन जीवन के जो छोटे छोटे काम हैं जिसमें झाड़ू मारना और बाकी इस तरह के काम, इन कामों के लिए रूटीन जो है रोज डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनयूजुअल नॉन रूटीन प्रॉब्लम। सपोज करिए लाइफ में सडनली कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप या हम फेस करते हैं और सडनली उस प्रॉब्लम पे डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा एक कंटिजेंसी थियरी पढ़ाई गई थी आपको, जब इससे पहले हम लोगों ने लीडरशिप की थियरी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कंटिजेंसी थियरी पढ़ी थी। कंटिजेंसी थियरी का मतलब क्या है कि अचानक कोई ऐसी समस्या आई और निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, तो वह कंटिजेंसी मॉडल यूज करेंगे। कंटिजेंसी में जैसे हम रेगुलर फंड किसी चीज के लिए रखते हैं, लेकिन अचानक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, कंटिजेंसी फंड रखते हैं। किसी आपदा की स्थिति में, किसी समस्या की स्थिति में हम उस फंड को यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है कंटिजेंसी का। ठीक, तो उसी तरह से नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की ये खासियत है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, सडनली लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं मेजर डिसीजंस। मेजर डिसीजन की श्रेणी में कैसे फैसले आएंगे। कोई संस्था आप बना रहे हैं तो उसमें जमीन कहाँ खरीदी जाए, बिल्डिंग कैसी बनेगी, और टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होंगे, ये बड़े डिसीजंस है कंपनी के, मेजर डिसीजंस। इन मेजर डिसीजंस पे बहुत सारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करेगा कि अगर आपने कोई जमीन ऐसी जगह खरीद ली है जहाँ के आसपास पॉपुलेशन नहीं है, मान लीजिए स्कूल खोलना है, और आप जा करके चंबल के बीहड़ों में आपने जो है जमीन खरीद ली। अब चंबल के बीहड़ में आपसे डाकू पढ़ने आएंगे, कौन आएगा पढ़ने? चंबल में डाकू रहते हैं तो डाकू आएंगे पढ़ने। संदीप बताओ, कौन आएगा पढ़ने? डाकू? नहीं सर। कौन पढ़ेगा चंबल में बताओ? तो जब भी कोई काम हम करने जाते हैं, तो जब डिसीजंस लेते हैं कोई काम शुरू करने का, तो हम सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। ठीक है, जी सर। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है हम जो काम करने जा रहे हैं, अब मान लो कोई देश है, बहुत ठंडा देश है, जैसे कनाडा है, टेम्परेचर हमेशा वहाँ -10, 20, 25, 30। एक हमारा दोस्त है वहाँ, वो बता रहा था कि पहला बर्फ पड़ गया, 15 दिन पहले फोटो भेजा था कि कनाडा में बर्फ पड़नी शुरू हो गई। ठीक, तो अब जहाँ कनाडा में बर्फ पड़ रही है वहां पे आप आइसक्रीम जाइए बेचने, कितने लोग आपका आइसक्रीम खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, क्यों? देखो, एक आध पगलैट हर जगह होते हैं। ठीक है, तो एक आध एक आध पगलैट उस ठंडी -30 डिग्री में बर्फ खा सकते हैं, लेकिन वो नियम नहीं है। जहाँ ठंडी ऑलरेडी पड़ रही है वहां ठंडा होने के लिए कोई ठंडा क्यों पिएगा? वहां तो लोग गर्म होने के लिए पीते हैं, जैसे पानी पिया जाता है वहां पे लोग बियर पीते हैं। ठीक है, बियर पीते हैं सुबह दोपहर शाम, क्यों? क्योंकि बियर पीने से उनको गर्मी महसूस होती है। तो हमेशा कोई आप काम करने जा रहे हैं, कहाँ आप करेंगे, कहाँ उसका मार्केट है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो लैंड और बिल्डिंग ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर डिसीजन में, मैनेजमेंट में आप किसको रख रहे हैं। मैनेजमेंट में मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की आपस में पटती नहीं है। ठीक, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों का परिवार बस चुका है। अब दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रोज पत्नियां जो है आपस में झगड़ा लगाती रहती हैं। अब ऐसे मान लीजिए 2 भाइयों को आप मैनेजमेंट में लेते आए, मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, अब उसमें रोज सर फुटौल होगा। तो ऐसे कभी भी ऐसे जगह पे ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए जिनके बीच में कोहेरेंस ना हो, जिनका बिहेवियर कोहेसिव ना हो, वर्केबल ना हो। ऐसे लोग को अवॉइड करते हैं, ऐसे लोग को नहीं लाते मैनेजमेंट में। तो ये मेजर डिसीजंस हैं जिसमें डिपेंड करेगा
कि आप जो फर्म स्टेब्लिश कर रहे हो, आप जो स्कूल खोल रहे हो, जो कंपनी शुरू कर रहे हो, वो चलेगी कि उसका भंटाधार होगा, वो बैंक करप्ट हो जाएगी, डूब जाएगी, उसके जो कर्मचारी होंगे बर्बाद हो जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। ये सब डिपेंड करता है मेजर डिसीजन से। फिर माइनर, परचेज ऑफ स्टेशनरी गुड्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट पीपल, नीचे के लेवल क्या है, ऑपरेटिव डिसीजन, डे टू डे ऑपरेशंस, किसके जिम में है, क्या काम कौन करेगा, कौन मार्केटिंग के लिए बंदा जाएगा, कौन आगे परचेज करेगा या कुछ भी। मेनली पीपल वर्किंग एट सुपरवाइजरी लेवल, सुपरविजन के लेवल पे ये ऑपरेटिव डिसीजंस वाले होते हैं। जैसे रेलवे में फोरमैन होते हैं, तो वो डेली जाते हैं, ट्रैक चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी संस्था है आप देखते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप लोग लगे हुए हैं और उन चीज़ों को देखते रहते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल डिसीजंस होते हैं, टेकन फॉर पर्सनल लाइफ, डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेना में मैं आपको बता देता हूँ, सेना में या जो एसपीजी फोर्सेज हैं या जो पीएमसीएम की सिक्योरिटीज में लगी होती हैं, इनकी पर्सनल लाइफ का भी हिसाब रखा जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, ठीक है। मेरे परिवार में भी लोग हैं, जो लोग, कुछ लोग तो पहले पीएमओ में थे, उनकी सिक्योरिटी में, कुछ लोग पहले सोनिया जी की सिक्योरिटी में थे या इस तरह। तो वो लोग आके बताते थे कि उनके हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे उनके परिवार में जांच आती है, उनकी मानसिक अवस्था के बारे में जांच पड़ताल होती है कि वो ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पत्नी झगड़ा किए हैं और पत्नी झगड़ा करने के चक्कर में जा करके जहाँ उनको जिम्मेदारी सुरक्षा दी गई है वहां जाके कुछ और ही कर दे। तो इस तरह का वो उनके डेली लाइफ का भी हिसाब किताब रखा जाता है, ठीक है। फिर आता है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन प्राय जहाँ बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ कोशिश किया जाता है कि ग्रुप डिसीजन लिया जाए, ग्रुप डिसीजन किया जाए, ठीक है। डिपार्टमेंटल डिसीजन वैसे ही है, बाय डिपार्टमेंट हेड मेनली फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द अदर डिपार्टमेंट। ये सारी चीजें जब आप काम करने लगेंगे और जब आप कोई संस्था बना लेंगे, संस्था में आप काम करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी वहाँ पे। फिर आते हैं नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, डज नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस, ये कोई भी ले सकता है, ठीक है। ऐसे डिसीजंस इसमें पैसे का खर्चा नहीं है, पैसे से कुछ चीजें दी नहीं जानी है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्राइसिस डिसीजन, स्पॉट डिसीजन एंड एक्सपेक्टेड सिचुएशन, कंटिजेंसी जो मॉडल हमने चर्चा किया ये उसके अंतर्गत आता है। जब कोई क्राइसिस आती है, अचानक हमें डिसीजन लेना होता है, इसलिए हम हमेशा क्राइसिस के लिए अपने पास कुछ फंड रखते हैं ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर। देखिए जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर सेविंग नहीं रही होती या सेविंग के पैसे नहीं रहे होते तो उनको सरकारी अनाज पे जीवन यापन करना पड़ता है। हम मरता नहीं कोई, क्योंकि सरकार चना दे रही है, गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, डेथ तो नहीं होगी किसी की खाए बिना, लेकिन उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस पे जाना पड़ता है। तो इस समस्या में वही लोग सफलतापूर्वक नेविगेट कर पा रहे हैं जिन्होंने अपने क्राइसिस के टाइम के लिए सेविंग रखी हुई है, उसी सेविंग से काम चल रहा है। उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनके जॉब छूट गए हैं या इस तरह की, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स डिसीजन आते हैं, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, ये दोनों तरह की चीजें, ठीक है। अब आते हैं सर्टेनिटी डिसीजन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आउटकम, ये सर्टेनिटी डिसीजन। कभी भी कोई आप काम करने जा रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है और पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करेंगे जो पीछे आपको बताया गया। सबसे पहले आप जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है उनको लिखेंगे, पॉजिटिव्स उनको पॉजिटिव्स के लिए कॉलम बनाएंगे, निगेटिव्स के लिए कॉलम बनाएंगे, और एक आप फ्यूचर आउटकम के लिए कॉलम। और चारों कॉलम में आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम टिक्स होंगे, अगर पॉजिटिव में ज़्यादा टिक्स आते हैं इसका मतलब वो डिसीजन लेने लायक है, निगेटिव्स में आते हैं तो इसका मतलब वो डिसीजन नहीं लेने लायक है, आउटकम्स पे टिक्स आते हैं इसका मतलब वो डिसीजन पे और विचार विमर्श करने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी डिसीजंस कहाँ होते हैं, अनिश्चित निर्णय, जहाँ पे नॉलेज या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है और जहाँ पर आउटकम भी एक्यूरेटली पता नहीं होता। तो ये जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी डिसीजन के ये चीजें हैं, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग के रोल्स को आइए समझते हैं, डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है, ठीक। इसमें से अभी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है, देखिए डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स
objectives within given time and budget. Decision making is a pervasive function of manager aimed at achieving organizational goal. ये रोल इसका हो गया, क्या रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसकी बात हो गई। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे छोटा या बड़ा, ठीक है, उसमें हमेशा जो डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम है वो डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है सबसे टॉप ऊपर के लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के। अब वो एग्जीक्यूटिव्स कितनी समझदारी से निर्णय लेते हैं, कितनी समझदारी अपने निर्णय लेने में दिखाते हैं, और वो सारे फंक्शन जो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेकर करते हैं, आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा कि उनके स्टेप्स क्या क्या हैं, वो दोबारा फिर से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग के रोल्स हो गए। ठीक, और नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग थियरीज। ठीक, डिसीजन मेकिंग थियरीज हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिए डिसीजन मेकिंग थियरी ब्रिंग्स टुगेदर साइकोलॉजी, स्टैट, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स टू एनालाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Descriptive, prescriptive, normative are the three main areas of decision theory, and each studies a different टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव, ये तीनों शब्द आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, बताइए। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव, ये तीन शब्द हैं जो डिसीजन की थियरी पढ़ने से पहले आपको समझना है। ठीक है, अभिषेक मुझे लगता है नॉर्मेटिव बता सकते हैं, कोशिश करिए अभिषेक। सर याद नहीं आ रहा है सर। बहुत उम्मीद से मैंने पूछा था आपसे। अच्छा, और कोई बताएगा नॉर्मेटिव? कोई बात नहीं, नॉर्मेटिव और डिसीजन कोई बात। अच्छा, नॉर्म शब्द आप परिचित हैं? नॉर्म जी सर, नॉर्म्स पर। नॉर्म्स, नॉर्म्स किसको बोलते हैं? सर जो सेट ऑफ रूल्स हैं, बिल्कुल, जो सेट फॉलो ऑफ करने रूल्स है, बिल्कुल। तो नॉर्मेटिव का अर्थ उसी से है, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जो ऑलरेडी एक तो इसके पहले डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्म है, यानी कुछ चीजों में कुछ सेट फैसले हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है, उनके आउटकम सेट है, तो उन स्थितियों में वही निर्णय लिया जाता है, नॉर्म है वो। ठीक है, और नॉर्मेटिव होने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने एक ऐसा, और नॉर्मेटिव ऐसे नहीं हुआ है, नॉर्मेशन एक प्रक्रिया है, स्टेट की एक प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, कोई भी चीज अगर कोई नियम बनती है तो उसके पीछे उसके लॉजिकल रीजंस होते हैं, वह अपने आप को सक्सेसफुल प्रूफ कर चुकी है, इसलिए वो नॉर्म है। तो जैसे सोसाइटी के नॉर्म होते हैं ना, सोसाइटी का एक नॉर्म, जैसे फ्रेटर्निटी एक सोसाइटी का नॉर्म है। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि अगर सभी लोग बराबर है, एक देश के सभी नागरिक, संविधान में भी लिखा है एक देश के सभी नागरिक बराबर है, तो जब सभी लोग आपस में बराबर हैं तो उनके बीच संबंध कैसा होगा, क्या रिलेशन होगा उनके बीच? क्या वो एक दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे? क्या वो चूंकि बराबर है तो हमेशा एक दूसरे से आंख तरेर करके चलेंगे, हमेशा एक दूसरे को घूरते रहेंगे क्योंकि सब बराबर है? तो एक नॉर्म बताया गया कि जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारे का संबंध, कि अगर दो व्यक्ति बराबर हैं तो उनके बीच में कैसे संबंध को पल्लवित पुष्पित किया जाना चाहिए, वो भाईचारे का संबंध होता है। उस भाईचारे के संबंध को पल्लवित किया जाना चाहिए, पुष्पित किया जाना चाहिए उसमें। तो ये नॉर्म। प्रिस्क्रिप्टिव क्या हो गया कि अगर हम किसी भी समस्या का, हमारे पास अगर हम एक्सपर्ट हैं, जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर पहले क्या करता है, आपकी समस्या सुनता है, ठीक है, और उस समस्या को सुनने के बाद वह मन ही मन आइडेंटिफाई करता है आपकी प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई करने के बाद वह अगर एक सिंपल बीमारी या एक सिंगल बीमारी है तो उस एक सिंगल बीमारी का वो नाम लिख देता है, और उस सिंगल बीमारी का नाम लिखने के बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस देता है। प्रिस्क्रिप्शन के में टेबलेट देगा, कैप्सूल देगा, सिरप देगा, पाउडर देगा, मलहम देगा, जो भी देगा, ये प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। तो एक नॉर्मेटिव जो ऑलरेडी नॉर्म सेट है, आपको कहीं ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव यानी प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखेगा? आप, जैसे आजकल तमाम झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं। अभी पिछले दिनों एक न्यूज में आया था, एक झोला छाप डॉक्टर ने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया, उसका दर्द हो रहा था पेट में, और
वो उसने उस आदमी को इंजेक्शन, खजनी की घटना है, उसने उस आदमी को इंजेक्शन लगा दिया, उसके पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन उसका दिल का धड़कना बंद हो गया। यानी उसने उसके उस इंजेक्शन लगने से उसकी आत्मा का परमात्मा से सीधे मिलन हो गया। तो जब आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया तो दर्द का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे झोला छाप डॉक्टर, अभी एक पिछले दिनों एक झोला छाप डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर दिया। उसने उसको पता था कि कौन से रिब्स में, देखा था डॉक्टर को लगाते हुए उसने, तो उसको मालूम था कि पीछे रीढ़ की हड्डी में जो है वो एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। फॉर्चुनेटली वो रीढ़ की हड्डी में लगाया और लग भी गया इंजेक्शन बेहोशी का। ठीक है, 2 मिलीलीटर जाइलोकिन लगा दिया उसने, जाइलोकिन दवा एक है। जब जाइलोकिन लगाने के बाद वो मरीज बेहोश हो गया। उसके बाद उसने उसको चिंगोटी काटा, पूछा कुछ समझ में आ रहा है, पता चल रहा है? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने उसका पेट फाड़ दिया, और जब पेट खुला उसका तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि इतने ढेर सारे नर्व्स, इतने ढेर सारे मसल, हथड़िया फथड़िया देख के उसका दिमाग खराब हो गया। और वो क्या किया, वो मरीज को, अभी ये न्यूज में भी था, मरीज को अपनी क्लिनिक से निकाल कर बाहर रोड पे लिटा करके वो भाग गया, वो अपना क्लिनिक बंद करके। तो प्रिस्क्रिप्शन आप सबसे नहीं लेते, प्रिस्क्रिप्शन कौन दे सकता है? प्रिस्क्रिप्शन वही दे सकता है जो उस फील्ड का टेक्निकल एक्सपर्ट हो। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज तभी संभव है जब आप अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली आप समझ रहे हैं। और मैंने पीछे भी बताया कि ईश्वर को छोड़ के दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर समस्या है तो उसका समाधान है, दोनों स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हम लोगों को डिस्कस करनी थी। इसमें से अगर कोई किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, वो पूछ सकता है। और लगभग 1 घंटे की क्लास है, इसमें 5 मिनट डिस्कशन के लिए हम लोग 5 से 10 मिनट रख सकते हैं। और किसी को यदि कोई समस्या आ रही हो तो वह, उसका स्वागत है, वो पूछ सकता है। ठीक है, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। आप देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के टाइप्स, रोल, 2 चीजों को समझा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फिर से एक बार डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन देखने के बाद हमने उस 8 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि ये बताते हैं कि एक संस्था में डिसीजन लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है और किस तरह के डिसीजंस होते हैं और कितने तरह के डिसीजंस का क्या ऑब्जेक्टिव है और उन डिसीजंस को लेने का क्या तरीका है। ठीक है, और इन डिसीजन को लेने से क्या आउटकम होंगे, और 2 तरह की डिसीजन, सर्टेन और अनसर्टेन। और डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है किसी संस्था में। हमेशा आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों? किसको पता है इसका मतलब, बताइए। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कोई भी बता सकता है, आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से कोई भी जो है बता सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तो आपने क्यों बोला नहीं कि आवाज नहीं आ रही है? सर म्यूट नहीं हो रहा था। नहीं, रुक रुक। अभी आ रही है आवाज? बहुत कम। बहुत कम आ रही है। जी सर। अमृतेश्वर से मैंने पूछा था, अमृतेश्वर ने कहा था आवाज आ रही है। जी सर, उस समय आ रहा था, बीच बीच में जैसे कभी कभी कट रहा है, आ रहा था आवाज सर ठीक उस है, समय। ये आवाज बहुत आप साफ आई है कॉलेज संदीप। आवाज साफ है? जी सर, साफ है सर। हाँ, तो आपको ये आपको DVNLT कॉलेज के YouTube चैनल पे भी लेक्चर रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करता हूँ सबको, क्योंकि उसमें आप लोग पर्सनल बातें करते रहते हैं अपना। कोई पूछता है बर्तन धुल गया कि नहीं, कोई कहता है चाय छन गया कि नहीं, कोई कहता है पकौड़ी बन रही है कि नहीं। तो ये सब बातें सुन करके ध्यान भटकता है। अब मुझे भूख अभी नहीं लगी है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया पकौड़ी बन रही तो मेरा ध्यान चला जाएगा उधर। ठीक है, फिर मैं इधर उधर देखने कोई लगूंगा घर में। बुलाने वाला नहीं है सर। ठीक है
तो जोक्स अपार्ट, यहाँ तो पिछला वाला जो लेक्चर था वो डिसीजन मेकिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो वीडियो है, आप DVNLT कॉलेज की वेबसाइट पे उसको देख सकते हैं। उसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप समझ सकते हैं उसको तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा कर भी पाएंगे अगर आपको अवसर मिलता है लाइफ में तो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए आने वाले फ्यूचर में 2 तरह की पढ़ाई होने जा रही है। पहली वो सर्टिफिकेट वाली जो कि आपको नौकरी में काम आएगी, और दूसरा ज्ञान वाली जो आपके स्वयं के काम आएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोनों तरह की पढ़ाई करनी है। तो किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, ये हम लोग क्लोज करते हैं डिस्कशन को और फिर इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you.